गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने आगे बढ़ रहे अपनी सीरीज में। हमारे लेसन 1 चल रहा था। लेसन 1 चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। हमने विद्युत आवेश पॉइंट स्टार्ट कर दिया था, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर डेफिनेशन पढ़ ली थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ ली थी और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ये भी कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में जो लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज बची थी उसके टाइम कुछ साउंड इश्यू आ गया था, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पाए थे। मेरे पास कॉल्स भी आई थी बच्चों की। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें से लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज में एक बार रिपीट कर देता हूं, इसके बाद हम 4th पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेश उत्पन्न करने की विधियां। यहां पर तुम्हें यह क्लियरली समझ में आएगा कि वास्तव में आवेश उत्पन्न कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम जो पढ़ रहे थे आवेश की गुणों के बारे में, तो उसमें हम बात कर रहे थे आवेश का गुण कि आवेश नुकीले सिरों से आसानी से प्रवेश व निकास कर सकता है, आसानी से प्रवेश व निकास कर सकता है। कैसे? आपके सामने मैं 3 टाइप की वस्तुएं रख रहा हूं, ए, बी और सी। ऐसा मान लीजिए कि तीनों का क्षेत्रफल समान है और समान परिस्थितियों में ये तीनों रखे हुए हैं और इनको हम चार्ज होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जहां पर नुकीले सिरे ज्यादा मिलेंगे वहां पर वस्तु जल्दी चार्ज होगी। यानी सी में आप देख सकते हैं नुकीले सिरे 4 हैं। देखिए, ये एक नुकीला सिरा, ये दूसरा नुकीला सिरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें केवल एक नुकीला सिरा है और इसमें तो कोई नुकीला सिरा है ही नहीं। सबसे ज्यादा नुकीले सिरे यहां है, तो आसानी से नुकीले सिरों से चार्ज एंटर कर जाएगा और इसलिए ये सी नंबर की वस्तु सबसे पहले चार्ज होगी। बी वाली उसके बाद, क्योंकि इसमें एक नुकीला सिरा है, और ए वाली सबसे आखिर में, क्योंकि इसमें कोई नुकीला सिरा नहीं है। तो आसानी से चार्ज नुकीले सिरों से एंटर करता है। यही सिमिलर बात जब हम डिस्चार्ज की बात करेंगे तब भी यह सिमिलर बात लागू होगी। कैसे? मान लीजिए इन सबको हमने समान आवेश दे दिया, इसको भी 10 कूलाम आवेश दे दिया, इसको भी 10 कूलाम आवेश दे दिया और इसको भी 10 कूलाम आवेश दे दिया। ठीक है ना? तो और फिर इनको छोड़ दिया समान परिस्थितियों में उदासीन होने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए। जी, जिस तरह से हमने देखा था कि चार्ज नुकीले सिरों से इजीली एंटर कर जाता था, ठीक है ना, ये नुकीले सिरे हैं, यहां से इजीली एंटर कर जाता था, वैसे ही जो चार्ज है वो नुकीले सिरों से इजीली एग्जिट भी कर जाता है, इजीली बाहर भी निकल जाता है, निकास भी कर जाता है। तो बताओ, ये 10 कूलाम चार्ज जब उदासीन होने के लिए छोड़ेंगे तो नुकीले सिरों से आसानी से निकल जाएगा, और इसमें एक ही नुकीला सिरा है तो इसमें इसकी तुलना में इसमें ज्यादा टाइम लगेगा निकलने में और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उदासीन होते समय, डिस्चार्ज होते समय भी सिमिलर हम बात कहेंगे
कि नुकीले सिरों से आसानी से आवेश निकल सकता है, इसलिए यह वस्तु आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यह था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। इसके बाद एक चीज और शायद पूरी तरह से वीडियो में नहीं आ पाई थी, साउंड में नहीं आ पाई थी, कि आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के भी संभव हो सकता है। तो करते हैं बात। आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। कैसे कैसे कह सकते हैं आवेश बिना द्रव्यमान के संभव क्यों नहीं है? देखिए प्यारे बच्चों, सबसे कम आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। ठीक है, प्लस ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस ई। क्या होता है? माइनस ई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। हाँ, प्रोटॉन पर होता है प्लस ई। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये प्रोटॉन का आवेश। खैर, तो मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर। अब अगर हम बात करें कि सबसे कम चार्ज, इससे कम चार्ज तो होगा नहीं, इस सबसे कम चार्ज का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg, क्योंकि आपको पता है बिना द्रव्यमान के तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए ये जो आवेश होता है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा, क्योंकि कुछ न कुछ मटेरियल तो होगा ही ना। लेकिन इसका उल्टा देखें कि क्या द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो उदासीन हैं। उदासीन का मतलब है जिन पर ना प्लस आवेश है ना ही माइनस आवेश है। तो दुनिया उदासीन वस्तुएं भी मिलती हैं, यानी कि द्रव्यमान बिना आवेश के संभव हो सकता है। हालांकि एक चीज जो मैं तुम्हें बताऊं गहराई की है कि आवेश होगा जरूर, लेकिन वो उसका परिणाम ही 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब परमाणु से मिलकर बनी है। और परमाणु के 2 मुख्य भाग होते हैं बेटा, नाभिक और बाह्य कक्षाएं। ठीक है, नाभिक के अंदर भी आवेश होता है पॉजिटिव, लेकिन उतना ही आवेश बाहरी कक्षाओं में होता है नेगेटिव। इसलिए कटकर नेट आवेश 0 आ जाता है, लेकिन होता जरूर है आवेश। लेकिन जब नेट 0 आ गया तो हम उसे उदासीन कहेंगे। तो यहां पर उदासीन वस्तुएं भी दुनिया में मिलती हैं, यानी द्रव्यमान बिना आवेश के भी हो सकता है और आवेश के साथ भी हो सकता है। हो सकता है इसमें +10 कूलाम आवेश दे दिया गया हो इसको, तो ये आवेश के साथ हो गया द्रव्यमान। ठीक है ना, लेकिन अगर इस पर कोई आवेश नहीं है तो ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि आवेश तो बिना द्रव्यमान के हो सकता है। नहीं, गलत बोल रहा हूं, आवेश तो बिना द्रव्यमान के नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के संभव हो सकता है। तो यहां बात आपके समझ में आ गई होगी, जो लास्ट वीडियो में साउंड की वजह से आप समझ नहीं पाए थे। और एक चीज और, अब जो हमारे वीडियो चलेंगे ड्यूली लैंग्वेज में चलेंगे। मैं आपको जो टर्म होगी वो हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो आप लोगों को, क्योंकि हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि सर हमें इंग्लिश टर्म भी बताओ, तो इंग्लिश टर्म अगर बतानी है तो मैं दोनों वीडियो कंबाइंडली बना देता हूं, जिससे आपको भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकूं मैं, क्योंकि वीडियो थोड़े लंबे बना सकता हूं फिर, क्योंकि यहां टाइम डिसाइड है हमारा। तो अब ड्यूल लैंग्वेज में दो सभी वीडियो अपने बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे आवेश की कर रहे थे, क्या क्या पढ़ लिया था आवेश के अंदर हमने? परिभाषा, मात्रक यानी डेफिनेशन, यूनिट्स, गुण, गुण मतलब प्रॉपर्टीज, और अब हम आवेश उत्पन्न करने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है ना, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमारा जो टॉपिक नया स्टार्ट होता है आज,
मेथड ऑफ चार्जिंग। प्यारे बच्चों, तीन विधियां हैं बेसिक बेसिक। आप घर्षण के द्वारा यानी बाय फ्रिक्शन चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, आप प्रेरण के द्वारा यानी कि बाय इंडक्शन चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, और आप चालन के द्वारा यानी बाय कंडक्शन आप आवेश उत्पन्न कर सकते हो। लेकिन सभी तीनों मेथड के पीछे फिनोमिना एक है, ठीक है ना, कंसेप्ट एक ही है, जो मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए बेटा, यह है न्यूक्लियस, बहुत बारीक है, पेन को थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, चलो देखते हैं। ये कुछ ज्यादा मोटा हो गया, अब ठीक लग रहा है। देखो प्यारे बच्चों, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी है बेटा? परमाणु से, एटम से, ठीक है। और एटम के दो पार्ट होते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस, और दूसरा बाहरी भाग, बाहरी खोखला भाग कह सकते हैं, बाहरी भाग कह सकते हैं, आउटर पार्ट, जिसमें ऑर्बिट्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। आपको पता है नाभिक पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, धन आवेशित होता है, और बाहरी भाग नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋण आवेशित होता है। कारण कि नाभिक वाले भाग में आपको कौन कौन मिलते हैं? नाभिक वाले भाग में आपको मिलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? जीरो, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। क्या होता है ये? न्यूट्रल होता है। अच्छा, और अगर बात करें किसकी? बाहरी भाग की, तो बाहरी भाग में कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस के अंदर तो दो एलिमेंट हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आउटर भाग में केवल एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन एलिमेंट दो भागों में है। न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर चार्ज की बात करें तो दो ही एलिमेंट पर है, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर। न्यूट्रॉन को तो चार्ज के रूप में तो आप भूल ही जाए। अब बताओ, जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में राउंड चक्कर लगाते हैं? यस, नॉर्मली यही होता है, ठीक है ना। जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे, ठीक है, जब तक उसका क्या कहते हैं अपन उसको चार्जिंग नहीं करोगे, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर नहीं दोगे उसके, तब तक न्यूट्रल ही होता है कोई भी एटम, ठीक है। तो यहां हम बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहते हो आप? प्रोटॉनों की संख्या को आप कहते हो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। मान लीजिए ये जिस भी एटम का न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर है Z, Z से ही डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो बताओ, Z प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होंगे, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +E। इट मींस न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज हो गया +ZE। इज दैट क्लियर? और बात करते हैं,
आउटर सेल की, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? प्लस जेड, सॉरी जेड प्लस तो चार्ज था, तो जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ई। तो बताओ आउटर सेल में चार्ज कितना हो गया? माइनस जेड ई। ध्यान रखना यहां न्यूट्रॉन की बात हमने नहीं की है क्योंकि वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब बताओ टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना हुआ? टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस तो प्लस जेड ही हुआ, लेकिन हम टोटल चार्ज ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। तो एटम में तो न्यूक्लियस भी होता है, आउटर सेल भी होती है। टोटल चार्ज ऑफ एटम हो गया प्लस जेड ई तो न्यूक्लियस के कारण, माइनस जेड ई आउटर सेल के कारण। तो ये हो गया आपके पास में कितना? 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। ये तो थी नॉर्मल एटम की बात जब वो उदासीन कंडीशन में होता है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करें, यानी इस पर नेट चार्ज जो अभी 0 आ रहा है वो नेट चार्ज या तो पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, तभी उसको कह सकते हैं कि वो आवेशित है, चार्ज है। तो क्या करें? सीधी सिंपल सी बात है, प्रोटॉन्स को आप छेड़ नहीं सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर हैं और न्यूक्लियस को आप छेड़ नहीं सकते। हां, ये जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को आप छेड़ सकते हो। और उसमें भी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, नाभिक के साथ कम बल से बंधे हुए हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को आप किसी भी प्रोसेस से बाहर निकाल सकते हो या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में भेज सकते हो। हालांकि ये भी इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन हां आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन न्यूक्लियस को तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ऐसा करने पर देखते हैं क्या होता है। हम बात करते हैं सोडियम की, Na। सोडियम को नॉर्मली लिखते हैं 11Na23, 11Na23, यानी अगर हम बात करें इसमें तो 11 प्रोटॉन हैं, क्योंकि ये जो नीचे का नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बताता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को। तो 11 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अगर बात करें न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हो? ऊपर जो है ये न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स को क्या कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। तो बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो बताओ द्रव्यमान संख्या 23 है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 23 हैं। तो उसमें से प्रोटॉन घटा देंगे तो बचेंगे न्यूट्रॉन 12, यानी इन दोनों का अंतर न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन हो गए 23, यह है द्रव्यमान संख्या। खैर न्यूट्रॉनों की हमें नंबर की जरूरत नहीं है, आवेश के लिए हमें केवल प्रोटॉनों के नंबर की जरूरत है, ठीक है। तो ये उदासीन सोडियम का नाभिक है। परमाणु की बात करें तो 11 प्रोटॉन प्लस 11 ई हो गया और 11 ही इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर सेल में, तो माइनस 11 ई हो गया, टोटल क्या हो गया? 0। तो ये एक उदासीन सोडियम का परमाणु है। सपोज 11 इलेक्ट्रॉन भी बाहर थे, 11 प्रोटॉन अंदर थे, तो ये था आपका प्लस 11 ई प्रोटॉनों के कारण नाभिक पर आवेश, और माइनस 11 ई बाहर 11 इलेक्ट्रॉन थे उनके कारण आवेश। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन 11 थोड़ी रहेंगे, अब एक तो बाहर आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी 10। कितनी रहेगी? 10। लेकिन प्रोटॉन को आप छेड़ नहीं सकते, प्रोटॉन अभी भी 11 है। अब बताओ ये सोडियम परमाणु क्या अभी भी उदासीन रहेगा? चेक कर लेते हैं। बताओ जी, नाभिक में धन आवेश कितना? प्लस 11 ई। बाहरी कक्षाओं में ऋण आवेश कितना? माइनस 10 ई। जोड़ के बताओ परिणामी आवेश कितना? प्लस ई। इसका मतलब कि अब ये सोडियम परमाणु उदासीन नहीं है, बल्कि इस पर नेट आवेश कितना है? प्लस ई। तो क्या यह परमाणु धन आवेशित हो गया? क्या करना पड़ा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ा, बाहर निकालते ही वो धन आवेशित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु से बाहर निकाला जाता है
तो इस प्रक्रिया से आप समझ सकते हो कि परिणामी आवेश धन आवेश आ जाता है, यानी धन आवेश उत्पन्न किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर। और इस सोडियम परमाणु को अब आप Na न लिखकर पता है क्या लिखते हो, Na+, ठीक है ना, Na+। इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से यह धन आवेशित हो गया। कई बार आप किसी किसी पर ऐसे भी लिखा देखोगे Na2+। इसका क्या मतलब है, सीधा सिंपल, जैसे एक प्लस आया था वैसे ही 2 बार प्लस आया। इसका मतलब एक नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए हैं, 2। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे आप 11 में से, तो अब जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 9 ही तो बचेंगे। और अब जो नेट आवेश बचेगा देख सकते हो कितना बचेगा, प्लस का तो 11 ही है लेकिन माइनस का 9 है, तो +2 ही बच गया। तो ऐसे केस में हम इसके साथ 2+ लगा देते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगा, यानी धनायन बनने की टेंडेंसी होती है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होने की टेंडेंसी शो करते हैं, ऋणावेश दिखाने की टेंडेंसी शो करते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। Cl लेके देखते हैं। क्लोरीन, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन 6 6 12 17 होता है, ठीक है ना। 17Cl35 नॉर्मली होता है। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। इस टेंडेंसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लेता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उल्टा होगा, उस पर नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे और वो फाइनली जोड़ घटाने के बाद में उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। तो बात कर लेते हैं कि क्लोरीन, अच्छा ये टेंडेंसी क्यों होती है लेने की देने की, ये एक अलग मैटर है, केमिस्ट्री का मैटर है और वहां पर तुम्हें बता दिया जाएगा। हाल फिलहाल हमें फिजिक्स में उसकी जरूरत भी नहीं है, ना हमें करना है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली कोई बॉडी चार्ज होती कैसे। ये फिनोमिना हर जगह लागू होता है, लेकिन इस काम को कराने के तरीके अलग अलग होते हैं। घर्षण के द्वारा यानी फ्रिक्शन के थ्रू भी आप इसको करा सकते हो, तो उसको कह देंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंडक्शन के थ्रू यानी प्रेरण द्वारा भी करवा सकते हो, उसे कह देंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। और आप कंडक्शन द्वारा भी करा सकते हो। तीनों मेथड को हमें ध्यान से पढ़ना है, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप क्लोरीन का एक एग्जांपल ले लो। क्लोरीन न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 17। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। देखिए जरा, +17e चार्ज हो गया न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि 17 प्रोटॉन है और इतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे आउटर सेल में, ठीक है। तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो गया -17e और दोनों का जो एडिशन आया क्या आ गया, 0, क्योंकि कट जाएंगे, सेम है। यह है न्यूट्रल क्लोरीन एटम। अब आप इसकी टेंडेंसी क्या है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन लेने की है। अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन का नंबर 17 नहीं रहेगा, एक और आ गया है एक्स्ट्रा, तो अब इलेक्ट्रॉन का नंबर रहेगा इसके पास में कितना, 18। अब जरा दोनों का एडिशन करके देखना, आई थिंक -e। सोडियम की क्या नेचर थी, इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। इसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इस क्लोरीन को हम Cl ना लिखकर लिखेंगे Cl-। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि Cl2- कैसे आ सकता होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक के बजाय कितना ले ले, 2 ले ले, तो 17 और 2 ऐड किया 19 और फाइनली आ गया -2e। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है कि किस तरह से कोई बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होती है। तो चार्ज होने का तरीका यही है, लेकिन इस काम को कराने का यानी इलेक्ट्रॉन देने और लेने का अलग अलग मेथड है। तो हम 3 मेथड बेसिकली पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर बात कर लेते हैं हम, कौन कौन से 3 मेथड होते हैं।
सबसे पहला मेथड बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। दूसरा मेथड बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। और तीसरा मेथड बाय कंडक्शन, चालन द्वारा। इन तीनों मेथड को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रिक्शन के थ्रू आप कैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो, अंदर भेज सकते हो, ठीक है ना। तो आते हैं, सबसे पहला मेथड बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। चलो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा ये कोई बॉडी है ए, ये कोई बॉडी है बी। हाल फिलहाल दोनों ही उदासीन हैं, किसी पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब जितने नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उतने ही आउटर सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए दोनों का आवेश कैंसिल आउट होकर नेट आवेश क्या आ रहा है, जीरो। नेट चार्ज जीरो होने से ये दोनों के दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं। इट मींस इस पर भी नेट चार्ज जीरो है, इस पर भी नेट चार्ज जीरो है। तो ऐड करने के बाद अगर पूरे सिस्टम का नेट चार्ज देखेंगे तो वो भी कितना आएगा, जीरो। ये है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। अब इन दोनों वस्तुओं को मान लीजिए आपने हाथ में पकड़ा और इन दोनों को आपस में घर्षण करवाया, आपस में फ्रिक्शन करवाया, ठीक है। क्या होगा, बकायदा आप 11th पढ़ के आए हैं तो सोचो क्या होगा। जब आप वर्क करोगे, आप फ्रिक्शन कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। और जब आप किसी भी बॉडी पर वर्क करते हो तो आपकी एनर्जी क्या होती है, डाउन, ठीक है। और वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो अगर टोटल एनर्जी कंजर्व है तो आपकी जो कम हो रही है एनर्जी वो किसी न किसी बॉडी में जाएगी, ताकि टोटल सिस्टम की क्या रह सके, कंजर्व रह सके, संरक्षित रह सके। तो आपने जो वर्क किया है वो एक्चुअल में यहां पर हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है, समझ गए बात को। और हीट के रूप में आपका वर्क प्रोड्यूस हुआ। आप एक सिंपल सा, अगर मैं चलो बात आई है तो आपको समझा देता हूं कि किस तरह से ये एनर्जी कंजर्वेशन वर्क करता है। 11th क्लास में जब मेरे से पढ़े होंगे तो मैंने उस समय भी आपको बातें बताई होंगी जरूर जरूर। फिर एक बार बता रहा हूं कि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्य ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है ना। तो कार्य ऊर्जा अलग नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा दोनों की यूनिट्स भी सेम है, जूल। तो वर्क डन जो हम करते हैं वो एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वस्तु है जो मान लीजिए अभी अर्थ सरफेस पर है, ठीक है। आपने इसको उठाया और कुछ हाइट पर ले गए, ठीक है। आपको पता है यहां पर जब वो थी तो उसकी अर्थ सरफेस से कोई हाइट नहीं थी, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, mgh, कैसे निकालते हैं, mgh। हाइट जीरो है यहां पर, इसकी h जीरो है, तो फिर ये पूरा जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। और स्पीड भी इसके पास नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसका मतलब यहां इसकी टोटल एनर्जी जीरो है। लेकिन जब आप उसको किसी हाइट पर ले जाकर रोक लेते हो, इस हाइट पर ले जाकर आपने इसको रोक दिया, तो रोकने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, क्योंकि स्पीड नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। जब तक वेलोसिटी नहीं होगी बॉडी के अंदर तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। v जीरो होगी तो देखो मल्टीप्लाई करने पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, जीरो।
तो यहां पर चूंकि अभी भी इसकी स्पीड नहीं है, हमने रोका हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन mgh जरूर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जरूर है। कैसे पता? क्योंकि इसका कुछ न कुछ मास है, बिना मास के तो कोई बॉडी होती नहीं है। g इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। h इसके अंदर हाइट भी है, क्योंकि अब देखो अर्थ सरफेस से कुछ न कुछ हाइट है इसके पास, मान लीजिए 10 मीटर है, तो h की वैल्यू 10, मास मान लीजिए 1 kg है, g की वैल्यू भी 10 ही मानते हैं हम, तो एक तरह से इसके अंदर 100 जूल ऑफ एनर्जी हो गई, क्योंकि m1 g10 h10 मल्टीप्लाई करो 100 जूल टोटल एनर्जी हो गई। अगर एनर्जी कंजर्वेशन को देखें तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनर्जी कंजर्वेशन कहां रहा, पहले 0 थी अब 100 हो गई, यहां तो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, जबकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो बेटा ये जो एनर्जी आई है ये प्रोड्यूस नहीं हुई है, प्रोड्यूस तो हो ही नहीं सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। ब्रह्मा जी ने जब दुनिया बनाई तो एक फिक्स एनर्जी दी, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकती टोटल और कम भी नहीं हो सकती। यूनिवर्स की यानी ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी कंजर्व है, यहां भी कंजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि हम आए थे घर से बढ़िया ढंग से खाना वाना खा पी के, और हमारे अंदर एनर्जी थी 500 जूल, ठीक है। और ये जो वस्तु है वो यहां रखी हुई थी, इसके अंदर एनर्जी कितनी थी? 0, देख रहे हो। लेकिन हम इस बॉडी पर अब वर्क करने वाले हैं, तो ये बॉडी और हम अब अलग नहीं कहे जा सकते, दोनों मिलकर एक सिस्टम कहे जा सकते हैं। और सिस्टम की टोटल एनर्जी देखेंगे तो हमारी एनर्जी प्लस बॉडी की एनर्जी दोनों की ऐड करो तो 500 ही आएगा क्या? ये तो हुई बात प्रारंभ की, इनिशियल। आपने इसको उठा के ऊपर ले गए तो आप क्या सोचते हो कि आपकी एनर्जी 500 जूल ही रहेगी अभी भी? नहीं, जब हम वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। आप सुबह सुबह फ्रेश महसूस करते हो, फिर दिन भर काम करते हो, थक जाते हो। थकने का मतलब क्या है? थकने का मतलब यही है कि आपकी एनर्जी डाउन हो गई, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी दूसरी वस्तुओं में दे दी, जैसे कि यहां पर दे दी, आपने वर्क किया। डेफिनेटली अगर इसके अंदर 100 जूल एनर्जी आई है, इसका मतलब आपने 100 जूल वर्क किया है। 100 जूल वर्क आपने कर दिया, इसका मतलब आपकी जो 500 जूल एनर्जी थी उसमें से 100 जूल कम हो गई। तो बताओ कितनी बची आपके अंदर? 400 जूल। समझ गए बात को? और अब बॉडी में कितनी है, वस्तु में कितनी है? 100 जूल। जरा ऐड करना प्यारे बच्चों, फाइनल एनर्जी, ये तो प्रारंभिक इनिशियल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी। बताओ 100 प्लस 400 करेंगे, अभी भी तो 500 ही है। टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है? 500। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बस आपको समझने की देर है कि ये कंजर्व है कैसे। तो जो वर्क था वो एनर्जी का ही फॉर्म था, इसीलिए हमने वर्क किया तो एनर्जी के रूप में कम हो गया, तो इसलिए हमारी एनर्जी 400 बची। लेकिन टोटल सिस्टम की एनर्जी अभी भी कंजर्व है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी कंजर्वेशन लॉ है वो सिस्टम पर अप्लाई होंगे, पर्टिकुलर बॉडी पर नहीं। और यहां पर भी पूरे सिस्टम की एनर्जी इक्वल है, पर्टिकुलर बॉडी की नहीं। क्योंकि पर्टिकुलर हमारी बात करूं तो पहले 500 थी, अब 400 है। कहां कंजर्व है? कम हो गई। और बॉडी की बात करूं तो पहले 0 थी, अब 100 है, इसकी इंक्रीज हो गई। लेकिन क्या टोटल में कोई फर्क पड़ा? नहीं, टोटल सिस्टम की एनर्जी अभी भी कंजर्व है। तो ये जितने भी कंजर्वेशन लॉ हैं, ये बीच बीच में मैं आपको इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूं, रीजन क्या है कि कंपटीशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और कंसेप्चुअल भी नहीं आए, मान लीजिए न्यूमेरिकल भी आया, तो वो न्यूमेरिकल बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कर नहीं सकते आप। सीधा फार्मूले में वैल्यू रखनी होती, वो क्वेश्चन हर कोई आसानी से कर लेता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते कितने हैं? गिने चुने। ज्यादातर क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछने लगे जहां मैथमेटिकल अप्रोच के साथ साथ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना जरूरी। तो चार्ज कंजर्वेशन के साथ चालू हुए थे, और एनर्जी कंजर्वेशन मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल के रूप में समझाया, ठीक है। तो जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। तो ये जो थी एनर्जी कंजर्वेशन की बात थी। ऐसे ही बात कर रहे हैं हम चार्ज कंजर्वेशन की भी। किसकी? चार्ज कंजर्वेशन की भी। कैसे कर रहे हैं कि चार्ज भी पर्टिकुलर बॉडी का नहीं बल्कि होल सिस्टम का कंजर्व रहेगा। कैसे? मैंने कहा हमने फ्रिक्शन कराया तो वर्क डन हुआ, और वर्क एनर्जी का रूप है। तो ये जो वर्क हमने किया फ्रिक्शन कराने में, ये हीट प्रोड्यूस करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा, और इस उष्मा को या तो ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या तो बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ में आ गई? किसके लेंगे?
ये डिपेंड करेगा कि किसके इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट होते हैं। वैसे तो देखो हीट दोनों के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 जूल हीट प्रोड्यूस करी, 100 जूल में से 50 जूल हीट इसने ले ली। कितनी ले ली इसने? 100 में से 50 जूल इसने ले ली और 50 जूल इसने ले ली। लेकिन हर बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। किसी के इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए, किसी के इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। मान लीजिए 50 जूल में इस बी का तो कुछ ही नहीं हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन तो 50 जूल में हिले भी नहीं, और इसके इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी पाकर एक्साइट हो गए, एक्साइट होकर बाहर निकल गए। ठीक है ना। आयनन ऊर्जा कहते हो आप किसी भी बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आप कहते हो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। ठीक है ना। तो आप इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर आ गए, बाहर आएंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह सकते, फ्री स्पेस में नहीं रह सकते, और जो उसको पास में बॉडी मिली उसके अंदर एंटर कर गए। यानी इलेक्ट्रॉन इससे तो निकले और इसके अंदर एंटर कर गए। ठीक है। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स ए से निकलकर किस में चले गए? बी में। अब आपने अभी भी पढ़ा ही था कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो बताओ क्या इस पर +5e चार्ज आ गया क्या? क्योंकि इससे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। इस पर कितना आ गया? इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण लिए, तो इस पर आ गया -5e, क्योंकि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अभी दोनों बॉडी चार्ज हो चुकी, देखो आप, जो पहले न्यूट्रल थी 0 जिस पर चार्ज था, अब +5e चार्ज है। जो बॉडी पहले 0 थी अब -5e चार्ज है। दोनों बॉडी चार्ज हो गई। तरीका वही आया, चार्ज होने का रीजन वही आया, इलेक्ट्रॉन का निकलना या ग्रहण करना। लेकिन अब की बार ये काम हमने किस प्रोसेस से करवाया? फ्रिक्शन प्रोसेस से करवाया। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है ना, इसको कहते हैं। और एक खास बात जो हमें आगे पढ़नी है, अगला पॉइंट यही है, ये मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद, आवेश का संरक्षण। तो ये आवेश संरक्षण का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि घर्षण प्रक्रिया में, फ्रिक्शन प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। और देखो यहां रहा, कैसे पता? सिस्टम का टोटल चार्ज जब बॉडी दोनों न्यूट्रल थी तो 0 था, अभी भी 0 है। कैसे? इसका +5e उसमें ऐड कर देंगे, इसका चार्ज जो है -5e, और ऐड करके देखना, देखे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल होके क्या आ गया? 0। यानी पहले भी, फ्रिक्शन के पहले भी चार्ज 0 था टोटल सिस्टम का, और अभी भी टोटल सिस्टम का चार्ज 0 है। इट मींस चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है ना। तो चार्ज कंजर्वेशन भी लागू हो गया, और फ्रिक्शन के थ्रू हम बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं ये भी हमें पता चल गया। अब मैंने आपके नोट्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना। उन एग्जांपल्स में आपको पता चलेगा कि किसको किससे फ्रिक्शन कराएंगे तो किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव। एक चीज आपको बता दूं, ये एक सीरीज होती है जिससे आपको यह पता चलता है कि कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव आएगा और कौन सी पर नेगेटिव। उस सीरीज में जो पहले आएगा उस पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप 2 एलिमेंट चुनोगे फ्रिक्शन कराने के लिए। उस सीरीज में जो पहला होगा एलिमेंट उस पर पॉजिटिव आएगा, और सीरीज में जो बाद में एलिमेंट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। तो हमें यह देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से बॉडीज पर आएंगे। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल के बाद हम अपना ये वीडियो खत्म करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को करने के बाद। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, नॉर्मली एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ का। जब हम सूखे बालों में कंघी चलाते हैं बेटा, तो अच्छा फ्रिक्शन होता है। गीले बालों में आपको ये प्रोसेस नहीं दिखेगा, क्योंकि गीले बालों में आसानी से कंघी चल जाती है, फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। सूखे बालों में जब हम कंघी चलाते हैं तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में आपकी कंघी बालों को खींचना शुरू कर देगी, आपके बाल कंघी की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्यों खींचे? क्योंकि कुछ कहीं कहीं से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो फ्रिक्शन हुआ है कंघी और बालों के बीच में, इस फ्रिक्शन प्रोसेस में आपके जो बाल हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी में आ जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, बालों से निकलते हैं कंघी में आते हैं। तो बताओ प्यारे बच्चों, बालों पर, हेयर पर कौन सा चार्ज आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कंघी पर गए हैं, तो कंघी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव।
तो बताओ, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। डेफिनेटली फ्रिक्शन के थ्रू जो चार्ज आते हैं बॉडीज पर अपोजिट आते हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। और तुम्हें पता है अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहां पर भी यही हो रहा है, कंघी पर नेगेटिव आ गया है, बालों पर पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इसीलिए बाल कंघी की तरफ खींच रहे हैं। अब आप ये पूछोगे कंघी क्यों नहीं खींची बालों की तरफ, तो तुम खुद समझदार हो। कंघी को एक तो आपने हाथों से पकड़ रखा है, दूसरा उसका वेट ज्यादा है, तो ज्यादा वेट वाली बॉडी पर अट्रैक्शन का इफेक्ट कम पड़ता है, तो बाल हल्के हैं, वो तुरंत अपने कंघी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको भी हल्का सा यहां से समझ सकते हैं। जो कंघी अभी बालों को आकर्षित कर रही थी, इस वजह से कर रही थी कि बालों और कंघी पर अपोजिट चार्ज था। लेकिन यही कंघी आपने देखा होगा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को भी आकर्षित करती है। वहां तो फ्रिक्शन ही नहीं करवाया गया था, कागज के टुकड़े तो उदासीन थे, न्यूट्रल थे, फिर वो क्यों आकर्षित हुए। इसी फिनोमेना को हम सेकंड पार्ट में समझेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किया, कल हम चार्जिंग बाय इंडक्शन और हो सका तो चार्जिंग बाय कंडक्शन फिनिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।